डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे ही होंगे। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो डियर स्टूडेंट्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं, जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन मेरे जो जितनी भी वीडियो जाती रहेगी वो आपके पास पहुंच सके। और उसके बाद शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम बात कर चुके थे किसके बारे में, हम बात कर चुके थे प्रमोटर्स और पॉइजन्स के बारे में। अब हम आगे चलते हैं, हम बात करेंगे एक्टिविटी के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्टिविटी के बारे में। एक्टिविटी क्या होती है? तो यदि एक कैटलिस्ट होता है वो क्या करता है डियर स्टूडेंट्स, स्पीड अप कर देता है या रिएक्शन की दर को बढ़ा देता है, तो वो उस कैटलिस्ट की क्या कहलाती है? एक्टिविटी कहलाती है, जो रिएक्शन की दर को बढ़ाने के लिए काम में आती है। तो डियर स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल H2 गैस प्लस में O2 गैस, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका किसके अंदर डियर स्टूडेंट? 2 मोल H2O के अंदर। अगर यहाँ पे बात की जाए तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे क्या होता है, प्लेटिनम मेटल लिया जाता है सॉलिड फॉर्म में, जो कैटलिस्ट का काम करता है, जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। बोला जाता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन विदाउट जो प्लेटिनम की प्रेजेंस में आपस में रिएक्ट नहीं कर पाते, H2O नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वहां पे एक्टिविटी कम हो जाती है। और प्लेटिनम क्या करता है? स्पीड अप, रिएक्शन की दर को बढ़ा देता है, स्पीड अप कर देता है, रिएक्शन की दर को बढ़ा देता है। इसलिए यहाँ पे कैटलिस्ट का काम करता है प्लेटिनम, और ये एक्टिविटी कहलाती है इस कैटलिस्ट की। डियर स्टूडेंट्स, बोला जाता है प्लेटिनम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन 10 टाइम्स क्या हो जाता है? ग्रेटर हो जाती है, हायर हो जाती है, स्पीड बढ़ जाती है। एज नॉर्मल अगर प्लेटिनम ना लिया जाए कैटलिस्ट के रूप में तो रिएक्शन इतना फास्ट नहीं होगी जितना 10 टाइम्स मोर देन फास्टर होगी यदि प्लेटिनम यूज किया जाए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कंबाइन करके H2O बना जाए। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप क्लियर हुआ होगा। इसके बाद आप बात करते हैं सिलेक्टिविटी की। सिलेक्टिविटी का मीन डियर स्टूडेंट्स टेंडेंसी होती है कैटलिस्ट की द डायरेक्ट द रिएक्शन टुवर्ड्स पर्टिकुलर प्रोडक्ट। एक रिएक्शन में कैटलिस्ट का काम क्या है? पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने का काम किया जाए तो वो सिलेक्टिविटी कहलाती है उस कैटलिस्ट की। फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है डियर स्टूडेंट, जब इसका रिएक्शन करवाया 2 मोल H2 गैस के साथ, तो देन यहाँ पे क्या होगा? कॉपर लिया जाएगा, एक कैटलिस्ट का काम करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका CH3OH मिथेनॉल के अंदर। इसे बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल बोलते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, ओके डियर स्टूडेंट, और 1 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे मिथेनॉल बन गया। तो ये सिलेक्टिविटी कहलाई इस कैटलिस्ट की, जो पर्टिकुलर जो आपका डायरेक्ट टुवर्ड्स जो एक प्रोडक्ट बनाया एक पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कॉपर की जगह आप आयरन प्लेटिनम लेंगे तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी और पर्टिकुलर प्रोडक्ट ये नहीं बन पाएगा और दूसरा ही प्रोडक्ट बनेगा। आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एक टर्म आती है पॉजिटिव कैटालाइसिस। पॉजिटिव कैटालाइसिस का मतलब होता है डियर स्टूडेंट कि यदि ये कैटालिस्ट क्या करे, रिएक्शन की दर को बढ़ा देता है, रिएक्शन की दर को बढ़ा देता है, वो पॉजिटिव कैटालिस्ट होता है और उस रिएक्शन को पॉजिटिव कैटालाइसिस बोलते हैं। यदि ये कैटालिस्ट इंक्रीज कर दे रेट ऑफ रिएक्शन एंड उस टाइप के जो कैटालिस्ट को पॉजिटिव कैटालिस्ट बोलते हैं, उस रिएक्शन को पॉजिटिव कैटालाइसिस बोला जाता है। फॉर एग्जांपल आप देख पाते हैं, जैसे SO2 गैस है प्लस में O2 गैस कन्वर्ट होगी, ये किस में कन्वर्ट होगा डियर स्टूडेंट? SO3 गैस में, सल्फर ट्राइऑक्साइड में, और यहाँ पे जो कैटालिस्ट यूज करेंगे वैनेडियम पेंटाऑक्साइड आप यूज करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, तो पॉजिटिव कैटालाइसिस होता है जो कैटालिस्ट स्पीड को या रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। नेगेटिव कैटालाइसिस का मतलब क्या होता है? नेगेटिव कैटालाइसिस का मतलब होता है यदि कोई कैटालिस्ट स्पीड है, रिएक्शन की दर को घटा देता है, वो नेगेटिव कैटालिस्ट होता है और उस प्रोसेस को नेगेटिव कैटालाइसिस बोला जाता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ये आपका ये इसका डिकम्पोजिशन करते हैं, डिकम्पोजिशन इसका किया जाता है तो देन ये किसमें? ग्लिसरीन की प्रेजेंस में या ग्लिसरॉल। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट ये H2 लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और हाफ O2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो ग्लिसरीन का यहाँ पे फार्मूला याद रखना आप, CH2OH CHOH CH2OH। इसका जो IPAC नेम होता है प्रोपेन 1,2,3 ट्राइओल, और कॉमन नेम क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं ग्लिसरीन।
जो सर्दियों में आप यूज करते गुलाब जल के साथ लगाते हैं, या ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल भी बोला जाता है। आई होप आपका क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, आगे हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ होमोजेनियस कैटालाइसिस। थ्योरी ऑफ होमोजेनियस कैटालाइसिस। डियर स्टूडेंट, जो थ्योरी ऑफ होमोजेनियस कैटालाइसिस होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसको इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। कंपाउंड फॉर्मेशन, क्योंकि इसमें एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है जो कि कैसा होता है डियर स्टूडेंट, अनस्टेबल होता है, जो स्टेबल नहीं होता। ओके डियर स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम एक चीज देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पहला स्टेप लेते हैं आप, स्टेप फर्स्ट, उसमें क्या लिया, ऑक्सीजन गैस लिया। अगर उसका रिएक्शन करवाया 2 मोल NO गैस के साथ, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के साथ, तो देन डियर स्टूडेंट ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 मोल NO2 गैस के अंदर। और ये जो 2 मोल NO2 है डियर स्टूडेंट, यही आपका क्या होता है, इंटरमीडिएट, जो अनस्टेबल कंपाउंड होता है। ओके डियर स्टूडेंट, तो सेकंड स्टेप में क्या करते हैं आप, इसको दोबारा लेते हैं। ये यहाँ पे कैटलिस्ट का काम करेगा, कैटलिस्ट होता है जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, और ये आपका क्या होता है, ये आपका सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट बोल सकते हो। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ पे फिर क्या किया आपने, 2 मोल NO2 दोबारा लिया अगेन, और इसका रिएक्शन किसी अनोदर कैटलिस्ट के साथ किया। फॉर एग्जांपल 2 मोल SO2, ये अनदर कैटलिस्ट है। ओके डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे जैसे रिएक्शन किया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 मोल SO3 गैस बन जाएगा, और साथ में अगेन 2 मोल NO दोबारा रीजनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे डियर स्टूडेंट, कैटलिस्ट रीजनरेटेड। तो ये आपकी थ्योरी ऑफ होमोजेनियस कैटालाइसिस था, जिसके अंदर आपने जिसका दूसरा नाम दिया था इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन। इसमें आप देख पा रहे हैं फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन गैस जैसे रिएक्ट किया 2 मोल NO गैस के साथ, तो 2 मोल NO2 गैस बना, जो इंटरमीडिएट अनस्टेबल कंपाउंड होता है। इसको अगेन जो आपने इंटरमीडिएट जो था आपका क्या नाम दिया, इंटरमीडिएट, इसका कोई दूसरे कैटलिस्ट के साथ इसका रिएक्शन किया, तो देन ये कन्वर्ट हो गया 2 मोल SO3 गैस के अंदर, और यहाँ पे 2 मोल NO दोबारा कैटलिस्ट रीजनरेट हो गया। आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस। देखिए डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं आप थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस। डियर स्टूडेंट, ये 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। इसमें पता क्या होता है, इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने मान लिया ये आपके क्या है, कोई कैटलिस्ट है, ये उनके सरफेस है कैटलिस्ट के, और इनकी फ्री वैलेंसी है, वैकेंसी इनकी फ्री है, बिंदु से यहाँ पे कोई आके कोई सबस्ट्रेट या कोई रिएक्टेंट आके यहाँ पे चिपक सकता है। तो ये आपके क्या हुए डियर स्टूडेंट, इसको नाम दे दिया कैटलिस्ट सरफेस। कैटलिस्ट की सरफेस ही तो है, ये जगह है जहां पे कैटलिस्ट सरफेस विद फ्री वैकेंसी, जहां पे कोई आके चिपके। फॉर एग्जांपल हमने बात कर ली ए और जो बी है, ये आपके कोई क्या है, दो क्या है, रिएक्टेंट्स है या सबस्ट्रेट्स है। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले क्या होगा, ये ए और बी आके इनके सरफेस पे चिपकेंगे। अगर खाली जगह होती तो कोई आएगा। मान लो आपके स्कूल में किसी सब्जेक्ट की वैकेंसी है, खाली जगह है, जब केमिस्ट्री की मान लो फिजिक्स की, तो वहां पे कोई ना कोई टीचर तो आएगा। ये तो है ही नहीं कि भाई वो खाली रहे पढ़ाने के लिए। तो यहीं पे क्या है, ये खाली जगह इसको दिखेगी, रिएक्टेंट को यहाँ पे चिपकेगा। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले क्या आएगा, एडजॉर्प्शन, जो सरफेस पे आगे चिपकेगा, एडजॉर्बेंट के एडजॉर्बेंट। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट, ये आपका क्या हुआ, ये फ्री वैकेंसी थी, यहाँ पे मान लो ये है, ये चल ही रहा आपका, देखते जाएं। यहाँ पे मान लो ए यहाँ पे चिपक गया, बी यहाँ पे चिपक गया। तो थोड़े समय बाद क्या है, मान लो ये पड़ोसी है, नजदीक आके रहने लगे, तो थोड़े समय बाद पड़ोसियों में आपस में बोलचाल तो होगी, तो मतलब ये संबंध तो बनेंगे। वैसे ही इनमें क्या होगा, थोड़े समय बाद क्या होगा, डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन जुड़ जाएंगे ये आपस में। तो देन ये यहाँ पे क्या जाएगा, ये आपके जो कैटलिस्ट का सरफेस जो होगा वहां पे आके ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे, ए और
बी के बीच में बॉन्ड बनने लगेगा। मिंटू से ओल्ड बॉन्ड, पुराने संबंध जो दूर जाएंगे, जहां से आए हैं वहां से तो संबंध कम हो जाएंगे, और नया बॉन्ड क्या है आपस में बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो मिंटू से यहाँ पे क्या आ जाएगा, थोड़े समय बाद क्या है, मान लो यहाँ पे इनको और कहीं जाना पड़ा तो ये क्या होगा, यहाँ से डिसऑर्प्शन होगा, यहाँ से जगह छोड़ के जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कैटलिस्ट का जो सरफेस था दोबारा अगेन रीजनरेट हो गया, खाली हो गया। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, ये कैटलिस्ट जो है सरफेस अगेन रीजनरेटेड, दोबारा रीजनरेट हो गया। और ए और बी है आपकी, ये क्या बन गए डियर स्टूडेंट, प्रोडक्ट बन गए। ये आपकी थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनस कैटालाइसिस होती है। देखिए इसमें क्या हुआ है, सबसे पहले कैटलिस्ट लिया, जो सरफेस लिया उसकी फ्री वैकेंसी थी, वहां पे ए और बी कोई रिएक्टेंट आगे चिपके तो एडजॉर्प्शन हुआ, फिर थोड़े समय बाद उनके बीच में डिफ्यूजन हुआ तो बॉन्ड बना, फिर उसके बाद डिसऑर्प्शन हुआ, डिसऑर्प्शन सरफेस से अलग होना, एडजॉर्बेंट की सरफेस एडजॉर्बेंट का अलग होना, तो ये एडजॉर्बेंट अलग हो गई, प्रोडक्ट बन गई ए और बी, और कैटलिस्ट दोबारा अगेन रीजनरेट हो गया। आई होप आपका क्लियर होगा थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनस कैटालाइसिस। चलिए आगे चलते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, आगे हम बात करते हैं एंजाइम्स की। एंजाइम्स डियर्स क्या होते हैं, एंजाइम्स एक तरह से प्रोटीन्स के बने होते हैं, या वीकेंड से हम बोल सकते हैं ये बायो कैटालिस्ट होते हैं। बायो कैटलिस्ट होते हैं जो डिफरेंट बायोलॉजिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं। बोला जाता है डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं, और हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। लगभग 3000 जो एंजाइम्स होते हैं डिफरेंट कार्य करते हैं लिविंग सेल्स के अंदर। बोला जाता है कि जो एंजाइम्स होते हैं अगर ये ना हो तो हमारा जीवन स्ट्रगलिश हो सकता है, और जो प्रोसेस है जो डाइजेशन का वो ज्यादा स्लो हो सकता है। बोला जाता है कि 50 साल लग जाएंगे एक सिंगल मील को डाइजेस्ट करने के लिए, अगर एंजाइम ना हो, अगर नो एंजाइम प्रेजेंट इन द बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कोई एंजाइम ही प्रेजेंट ना हो, डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट ना हो, तो 50 साल लग सकते हैं आपको एक सिंगल मील को डाइजेस्ट करने के लिए। तो देखो कितना महत्वपूर्ण योगदान है एक एंजाइम का बॉडी के अंदर। इसलिए बोला जाता है एंजाइम्स दीज आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, बायो कैटलिस्ट भी बोल सकते हैं, जो कैटलाइज करते हैं डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं हर एक एंजाइम्स के बारे में, किसके लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, किसके लिए कौन सा एंजाइम चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट, देखते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, कौन से एंजाइम्स कहाँ काम आते हैं, किस चीज को कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन में काम आते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। कई बार पूछा गया है एग्जाम में कौन सा एंजाइम होता है जो आपका शुगर केन जो शुगर होता है उसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो इन्वर्टेड एंजाइम जो होता है उसकी प्रेजेंस में होता है, और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में। तो एंजाइम आपको याद रखना है इन्वर्टेज। इसी प्रकार डियर स्टूडेंट, जब ग्लूकोज का इथाइल अल्कोहल में कन्वर्जन करते हैं, ग्लूकोज का फार्मूला पता है आप सभी को C6H12O6। यहाँ पे भी देखो फ्रैक्टोज का भी C6H12O6 होता है। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला अलग होता है। ये हम डिस्कस करेंगे जब बायोमोलिक्यूल्स करेंगे, जो यूनिट होती है 15। ओके डियर स्टूडेंट, अब बात की जाए तो इसमें देखेंगे जाइमेज एंजाइम का होना जरूरी है, तभी जाके ग्लूकोज इथाइल अल्कोहल में और CO2 गैस में कन्वर्ट होगा। ये नहीं है कि इन्वर्टेज एंजाइम यूज कर लें और इथाइल अल्कोहल CO2 में कन्वर्ट हो जाए, नो, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर कैटालाइटिक रिएक्शन को कन्वर्ट करता है। इसी प्रकार अगर स्टार्च का माल्टोज में कन्वर्जन करना हो तो डियर स्टूडेंट माल्टोज का फार्मूला C6H10O5 आएगा, नीचे N मतलब कितने भी हो सकते हैं, 100 से लेके 1000। यहाँ पे N नंबर ऑफ H2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो डाइस्टेज एंजाइम होगा, डाइस्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ही माल्टोज में कन्वर्ट होगा। माल्टोज का फार्मूला क्या होता है, C12H22O11। ओके स्टूडेंट, ये ध्यान रखना, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन इनका स्ट्रक्चर फार्मूला अलग होता है। इसी प्रकार कन्वर्ट करते हैं आप माल्टोज को, किस में कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज में। तो माल्टोज का फार्मूला भी देखा आपने C12H12O11। जब इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो माल्टेज जो एंजाइम होता है उसकी प्रेजेंस में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, C6H12O6 के 2 मोल लेते हैं इसको बैलेंस करने के लिए। डिस्टेंट फिर आगे बात करते हैं इथाइल अल्कोहल को जब एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं तो आपको एंजाइम चाहिएगा माइकोडर्मा एसिटिक, ठीक है। तो यहाँ पे एसिटिक एसिड और H2 में कन्वर्ट हो जाएगा
जब इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं। इसी प्रकार आप यूरिया का डिकम्पोजिशन करते हैं। यूरिया का फार्मूला जो खाद में यूज किया जाता है, यूरिया ग्रामीण इलाके में NH2CO यूरिया का फार्मूला होता है, और साथ में इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं। यूरियज एंजाइम ही चाहिएगा, कोई दूसरा एंजाइम नहीं चाहिएगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया गैस में और CO2 गैस में। आई होप क्लियर हुआ होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट आगे चलते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसे हम बात कर चुके थे 5-6 एंजाइम्स के बारे में, अब बात करते हैं आगे। एक जो आपका प्रोटीन होता है उसको पेप्टाइड में कन्वर्ट करेंगे, एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है पेप्सिन, जो प्रेजेंट होता है ह्यूमन बॉडी के स्टमक के अंदर, पेट में। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये पेप्सिन एंजाइम है, ये ही कन्वर्ट करेगा किसको, प्रोटीन को पेप्टाइड के अंदर। इसी प्रकार बोला जाता है जो आपका प्रोटीन है उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, अमाइनो एसिड में। एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है ट्रिप्सिन। ये ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, आंत जिसको बोलते हैं, छोटी आंत। ओके डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार बोला जाता है जो आपका मिल्क होता है, मिल्क को कन्वर्ट किया जाता है कर्ड के अंदर, दही के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिली। और जो एसिड होता है वो कौन सा प्रेजेंट होता है जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करे, लैक्टिक एसिड। ओके डियर स्टूडेंट, और ज्यादा लैक्टिक एसिड जब अगर ज्यादा जमा हो जाए पाँव के अंदर तो क्या होता है, उस समय क्रैम्प आ जाते हैं और इजी टू फैटिक भी हो जाती है। अपनी जो मसल्स होती है ज्यादा वर्क लोड सहन नहीं कर पाती, और जो लैक्टिक एसिड ज्यादा जमा हो जाता है तो ऑस्टियोपोरोसिस एक डिजीज हो जाती है, जिसमें जो मैक्सिमम जो एज होती है, मेनोपॉज जो साइकिल खत्म होती है, जो 45 to 50 एज की जो वुमेन्स है उसमें ज्यादा ये डिजीज पाई जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस, जो हड्डियां वगैरह टूटनी स्टार्ट हो जाती है, जो पाली होती है, जो अपनी बोलते हैं घुटनों की। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये कुछ एंजाइम्स के बारे में बात की। अब आगे चलते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब एंजाइम्स के बारे में बात कर चुके थे कि कौन डिफरेंट एंजाइम्स कौन से रिएक्शंस को कैटालाइज करता है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स की, जिसमें आप देख पा रहे हैं सबसे पहले एफिशिएंसी की बात आती है। देखो क्षमता क्या है, एफिशिएंसी क्या है। बोला जाता है जो रिएक्शन की दर को बढ़ाने के लिए एंजाइम्स का यूज किया जाता है, तो एक एंजाइम है लगभग 1 मिलियन टाइम्स रिएक्शन के दर को बढ़ा सकता है, मीन टू से 10⁶ टाइम्स ग्रेटर देन जो रिएक्शन की दर को बढ़ा सकता है। एंजाइम का होना इतना ज्यादा जरूरी है। जैसे मैंने बताया था कि एक मील है, सिंगल मील को डाइजेस्ट करने के लिए 50 साल लग सकते हैं विदाउट एंजाइम, तो एंजाइम का होना कितना ज्यादा जरूरी है। डियर स्टूडेंट, फिर स्पेसिफिसिटी की बात की जाए तो बोला जाता है एक पर्टिकुलर एंजाइम चाहिए होती है एक पर्टिकुलर कैटालाइटिक रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए, बायोलॉजिकल रिएक्शन कंट्रोल करने के लिए। ऐसा नहीं है कि जो यूरियज एंजाइम की जगह कोई दूसरा इन्वर्टेज एंजाइम यूज कर लिया जाए यूरिया को अमोनिया और CO2 में कन्वर्ट करने के लिए, और इसी प्रकार सुक्रोज को इन्वर्टेज एंजाइम की जगह यूरियज एंजाइम कन्वर्ट कर दे ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज के अंदर। ऐसा नहीं हो सकता, एक पर्टिकुलर एंजाइम चाहिए। तो यूरिया जो है यूरियज एंजाइम से ही कन्वर्ट होगा, और जो शुगर केन है उसका हाइड्रोलाइसिस इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ही होगा। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप क्लियर हुआ होगा। थर्ड पॉइंट है ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज। डियर स्टूडेंट, अपना जो टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इस ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही जो एंजाइम वर्क करता है, या 310 केल्विन बोल सकते हैं, केल्विन में बात की जाए, ये एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की रेंज होती है जहां पे एंजाइम काम करता है। इसी प्रकार ऑप्टिमम पीएच की बात की जाए तो लगभग 7.4, जो कि बेसिक पीएच होती है। कई बुकों में 5 से 7 जो पीएच का रेंज भी दिया हुआ है, तो ऑप्टिमम पीएच 7.4 होती है। ओके डियर स्टूडेंट, ऐसी मैंने बताई थी ब्लड की जो पीएच होती है वो भी 7.4 होती है। इसी प्रकार स्मॉल अमाउंट में बोला जाता है कि स्मॉल अमाउंट के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ही काम कर लेते हैं, बहुत बड़े बड़े काम कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एंजाइम कम अमाउंट में चाहिए और वो दोबारा अगेन रिएक्शन में रीजनरेट हो जाते हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं कि वो एंजाइम रीजनरेट हो जाते हैं, इसलिए जो स्मॉल अमाउंट में यूज किया जाता है। ओके डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार एंजाइम इनहिबिटर होता है, एंजाइम पॉइजन होता है। आपने देखा होगा कि कुछ एंजाइम पॉइजन्स का भी काम करते हैं और कुछ इनहिबिटर, जो एंजाइम क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं, रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं और उस पॉइजनियस सब्सटेंस है उसको इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं।
काम करने से, मतलब वहां पे उस रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो पॉइजन जो एंजाइम इनहिबिटर भी होते हैं, जो एंजाइम पॉइजन का भी काम करते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप क्लियर होंगे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपके एंजाइम्स के। अब आगे जो मैकेनिज्म है, एक लोक एंड की हाइपोथेसिस पढ़ेंगे जहां पे एंजाइम वर्क करता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, उसका पूरा डायग्राम देखते हैं आगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स के बाद आप बात करते हैं जो मैकेनिज्म होता है एंजाइम का, उसके बारे में। एक लोक एंड की हाइपोथेसिस दिया गया जिसके अंदर की का काम किया एंजाइम के द्वारा और लोक का काम किया गया सबस्ट्रेट या जो आपका रिएक्टेंट होता है उसके द्वारा। देख पा रहे हैं आप, ये आपका की चाबी की तरह एक्ट कर रहा है और ये आपका लॉक होता है जैसे उसकी तरह। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट आप देखते हैं कुछ एक्टिव साइट्स होती है, खाली जगह होती है, जहां पे जाके ये जो एंजाइम होता है की है यहाँ पे जाके जो अटैक करता है यहाँ पे और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद क्या होता है, कुछ समय के बाद जो एंजाइम जो होता है दोबारा रीजनरेट हो जाता है। और कब, जब जो प्रोडक्ट बनने के बाद वो डिटैच हो जाता है, कहां से, एंजाइम के साथ जो रिएक्ट कर रहा था वो डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है और यहाँ से आपका प्रोडक्ट बन जाता है। और इस प्रोसेस को आप क्या नाम दिया, मैकेनिज्म को, लोक एंड की हाइपोथेसिस। ओके डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे की तरह काम किया, एंजाइम काम किया और सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट का काम किया लोक के द्वारा। और यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, उसके बाद प्रोडक्ट बनने के बाद एंजाइम अगेन रीजनरेट हो जाती है। यहाँ से आपको एक चीज समझ में आ रही है कि एंजाइम खत्म नहीं होते, एंजाइम रीजनरेट हो जाते हैं, कम अमाउंट होते हैं, दोबारा रिएक्शन में रीजनरेट हो जाते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट है लोक एंड की हाइपोथेसिस, आप ये डायग्राम से देख सकते हैं। आगे करेंगे, नेक्स्ट अपना लेक्चर होगा नेक्स्ट वीडियो में, और लगभग उसमें कोशिश करेंगे कंप्लीट कर देंगे अपना पूरा सरफेस केमिस्ट्री जितना भी होगा हमसे। और आज तक के लिए आप यहाँ तक पढ़िए एंजाइम के बारे में। इससे पहले जो आपने सिलेक्टिविटी एक्टिविटी किया, पॉजिटिव जो नेगेटिव कैटालाइसिस के बारे में किया, थ्योरी ऑफ होमोजेनियस हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस किया, एंजाइम्स के बारे में स्टडी किया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी किया, और अब लास्ट में जाके आप लोक एंड की हाइपोथेसिस आपने पढ़ा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, घर पे रहें, सेफ रहें और पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू डियर स्टूडेंट, मिलते हैं कल।